डीएच एमडीएच। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मिड डे प्राइम में। मैं हूं निखिल सिंह और मिड डे प्राइम में हम बात करेंगे संसद के शीतकालीन सत्र की। किस तरह से शुरुआत हुई है इस संसद के शीतकालीन सत्र की, और इसके साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि संभल में हिंसा के बाद किस तरह से मुस्तैद हुआ है प्रशासन और क्या कुछ चल रहा है संभल में। साथ ही साथ बात होगी महाराष्ट्र की सियासत की। सरकार गठन की तैयारियां अब वहां तेज हो चुकी हैं, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे क्या है मिड डे प्राइम की हेडलाइंस। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू। पीएम मोदी ने स्वस्थ और सार्थक चर्चा की जताई उम्मीद, लेकिन विपक्ष की नियत पर उठाए सवाल। कहा मुट्ठी भर लोग हुड़दंग करके सदन को करना चाहते हैं कंट्रोल। संसद में अडानी मामले की चर्चा पर अड़ी कांग्रेस, लेकिन टीएमसी ने किया किनारा। कल संविधान दिवस के कारण बुधवार को होगा दोनों सदन का कामकाज। महाराष्ट्र में महायुति ने शुरू की सरकार गठन की तैयारियां। वहीं खराब प्रदर्शन के बाद नाना पटोले का प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा। एमएनएस की मान्यता पर भी खतरा। पीएम मोदी आज आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 का करेंगे उद्घाटन। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 की होगी शुरुआत। और पर्थ क्रिकेट टेस्ट में जीत के करीब भारत। 534 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया के आधे से ज्यादा बल्लेबाज पवेलियन लौटे। बुमराह और सिराज का दबदबा कायम। तो मिड डे प्राइम में सबसे पहले बात करेंगे संसद के शीतकालीन सत्र की, जिसकी आज से शुरुआत हुई है। आज लोकसभा में पहले दिन दिवंगत सांसद बसंत राव बलवंत राव चौहान और एसके नूरुल इस्लाम को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही की शुरुआत भी दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि के साथ हुई। इसके बाद विपक्ष के हंगामे के चलते उच्च सदन की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में भी आज कामकाज नहीं हो पाया। अब दोनों सदनों की कार्यवाही बुधवार को होगी। दरअसल कल संविधान दिवस मनाया जाएगा, लिहाजा सदन में कामकाज नहीं होगा। कल 26 नवंबर को संविधान दिवस के लिए संयुक्त सत्र बुलाया गया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर बार की तरह दोनों सदन में स्वस्थ और सार्थक चर्चा की उम्मीद जताई है। हालांकि उन्होंने विपक्ष की नियत पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए मुट्ठी भर लोगों की हुड़दंगबाजी से संसद को कंट्रोल करने की कोशिश चल रही है, लेकिन उनका मकसद सफल नहीं होगा और जनता उन्हें सजा भी देती है। पीएम ने कहा कि जिनको जनता से लगातार नकारा है, वे अपने साथियों की बात को भी नकार देते हैं और लोकतंत्र की भावनाओं का अनादर करते हैं। कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिनको जनता ने अस्वीकार किया है, वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका अपना मकसद तो संसद की गतिविधि को रोकने से ज्यादा सफल नहीं होता है, और देश की जनता उनके सारे व्यवहारों को काउंट करती है, और जब समय आता है तो सजा भी देती है।
लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ा की बात यह है कि जो नए सांसद होते हैं, नए विचार, नई ऊर्जा लेकर के आते हैं, और ये किसी एक दल में नहीं, सभी दल में आते हैं, उनके अधिकारों को कुछ लोग दबोच देते हैं। सदन में बोलने का उनको अवसर तक नहीं मिलता है। लोकतांत्रिक परंपरा में हर पीढ़ी का काम है आने वाली पीढ़ियों को तैयार करे, लेकिन 80-80, 90-90 बार जनता ने जिनको लगातार नकार दिया है, वे न संसद में चर्चा होने देते हैं, न लोकतंत्र की भावना का सम्मान करते हैं, न ही वह लोगों की आकांक्षाओं का कोई महत्व समझते हैं, उनका उसके प्रति कोई दायित्व है वो कोई समझ पाते हैं। और उसका परिणाम है वो जनता की उम्मीदों पर कभी भी खरे नहीं उतरते हैं, और परिणाम स्वरूप जनता को बार बार उनको रिजेक्ट करना पड़ रहा है। और एक तरफ पीएम सार्थक चर्चा की उम्मीद जता रहे हैं, तो वहीं विपक्ष और खास तौर पर कांग्रेस की नीयत ठीक नहीं लग रही है। अडानी समेत कुछ अन्य मुद्दों पर कांग्रेस सरकार को घेरने के मूड में दिखाई दे रही है। अडानी मुद्दे पर विपक्ष में, लेकिन यह भी सच है कि विपक्ष में दरार आ गई है। और जहां कांग्रेस पार्टी चाहती है कि संसद के दोनों सदनों में अडानी मुद्दे पर चर्चा हो, वहीं उनकी सहयोगी पार्टी टीएमसी ने इस बात से किनारा कर लिया है। यह इस बात से साफ होता है क्योंकि आज दिल्ली में रणनीति तय करने के लिए विपक्षी गठबंधन की बैठक में टीएमसी का कोई भी सदस्य शामिल नहीं हुआ। वहीं इससे पहले भी हुई सर्वदलीय बैठक में टीएमसी के सदस्य अनुपस्थित रहे। टीएमसी का रवैया विपक्षी गठबंधन की एकता पर कई सवाल खड़े करता है। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में आज अडानी का मुद्दा उठाया। इस पर राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने उन्हें रोक दिया। धनखड़ ने कहा कि इस मुद्दे पर आप जो भी बोलेंगे उसे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। और देश कल संविधान दिवस मनाएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारे संविधान की यात्रा का 75वें साल में प्रवेश अपने आप में लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही उज्जवल अवसर है। कल संविधान सदन में संविधान के 75वें वर्ष के उत्सव की शुरुआत होगी। कल संविधान सदन में सब मिलकर के इस संविधान के 75वें वर्ष की उसके उत्सव की मिलकर के शुरुआत करेंगे। संविधान निर्माण करते समय एक एक बिंदु पर बहुत विस्तार से बहस की है, और तब जाकर के ऐसा उत्तम दस्तावेज हमें प्राप्त हुआ है। और संविधान सदन से पहले आज राजधानी नई दिल्ली में हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान पदयात्रा निकाली गई। इस पदयात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में भाग लेते हुए पौधारोपण किया। तो संसद सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। हमारे संवाददाता शैलेश मिश्रा इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
शैलेंद्र, सबसे पहले तो आपसे समझना चाहेंगे कि जो संसद का सत्र था वो आज भी हंगामे के साथ शुरू हुआ, और सबसे खास बात है कि जो आशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताई और कि ये जो सत्र है वो परिणामकारी होगा, किस तरह से देखते हैं इसको, और जो संसद के सत्र की शुरुआत हुई है इसका कैसे आकलन करेंगे? ये देखिए, निश्चित तौर पर जब भी किसी संसद सत्र की शुरुआत होती है तो उम्मीद यही होती है कि उससे एक सकारात्मक परिणाम निकलेंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज ये उम्मीद जताई कि ये जो सत्र है ये इसके बहुत निहितार्थ हैं। बहुत महत्वपूर्ण सत्र इसलिए है चूँकि संविधान जब हम जानते हैं अंगीकार किया गया था, 75वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं, उसके लिए संविधान सदन में कल एक कार्यक्रम भी रखा गया है। शुरुआत होगी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम महत्वपूर्ण नेता उसमें मौजूद रहेंगे। देश भर में एक साल तक कार्यक्रम मनाया जाएगा। उस लिहाज से ये सत्र बहुत महत्वपूर्ण है, और शुरुआती दिनों में हम देखते हैं कि काफ़ी टकराव कई मुद्दों पर देखने को मिलता है। सत्ता पक्ष लगातार ये कहता है कि देखिए, आप जिन भी मुद्दे को उठाना चाहते हैं, शेयर बाजार में उठापटक की बात हो, या फिर किसी उद्योगपति पर आरोप की बात हो, या फिर पर्यावरण का जो मुद्दा है, उत्तर भारत में जो प्रदूषण की बात हो, आप किसी भी मुद्दे को उठाइए, लेकिन उसके एक नियम कानून है। ऐसा नहीं है कि आप खड़े हुए हो तुरंत ही कहिए कि उसी पर चर्चा हो। तो ये इसको लेकर हम देखते हैं कि काफ़ी टकराव होता है कि स्थगन प्रस्ताव के तहत ही चर्चा हो, बाकी काम न हो, प्रश्नकाल स्थगित कर दिया जाए। तो ये एक अड़ियल रवैया सत्ता पक्ष के मुताबिक विपक्ष का रहता है। और आज भी जब 12 बजे दोबारा लोकसभा शुरू हुई और हमने देखा कि राज्यसभा में भी किस तरह से हंगामा हुआ, और जिसके चलते लोकसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। कल हम जानते हैं कि वैसे ही विशेष कार्यक्रम है, कल लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई नहीं होनी है। संविधान सदन में विशेष कार्यक्रम है, जो महत्वपूर्ण दिन है कल, जिसकी चर्चा आज सुबह से हम कर भी रहे हैं। तो ये देखना होगा विपक्ष को कि आखिर वो क्या रणनीति अपनाना चाहते हैं। क्या वो चर्चा चाहते हैं या फिर सदन में गतिरोध चाहते हैं? क्योंकि सत्ता पक्ष का बहुत स्पष्ट आरोप है कि हार की हताशा भी है। अब जब महाराष्ट्र के नतीजे आए हैं और जिस तरह से बीजेपी की अगुवाई में एनडीए को प्रचंड बहुमत हासिल हुआ है, तो वो भी एक तरह से दिखता है कि कितना नकारा है कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगियों को जनता ने बार बार। उसके बावजूद अगर इस तरह का रवैया कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी अपनाते हैं तो जनता सब देख रही है। तो देखना होगा कि आगे के दिनों में किस तरह से सदन में कार्रवाई आगे बढ़ती है और विपक्ष का क्या रवैया होता है। क्योंकि जो सर्वदलीय बैठक हुई थी निखिल, उसमें 4-5 मुद्दे विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि वो सदन के दौरान, इस सत्र के दौरान उठाना चाहते हैं। बिल्कुल। एक बात आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जो नए सांसद हैं उनका भी हक मार दिया जाता है, उस पर दबाव बनाया जाता है, उसको दबा दिया जाता है। ये एक बार फिर देखने को मिला। यानी कि इससे कोई सीख विपक्ष ने नहीं ली, और कम से कम जो पहली बार चुन करके आए हैं या जो नए सांसद हैं, या कम से कम जो क्षेत्र की जनता की बात उठाना चाहते हैं प्रश्नकाल में, वो भी दबा दिया गया। निखिल, देखिए, जब सदन चलता है तो निश्चित तौर पर नए सांसदों को भी मौका मिलता है, और कई बार राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष ये विशेष प्रयास करते हैं कि नए चुने सांसदों को मौका दिया जाए। तो उसमें सभी दलों के नए सांसद, युवा सांसद होते हैं, इनको सदन में अपने संसदीय क्षेत्र की बात रखने का, या अपने अपने राज्य का, या फिर देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखने का मौका मिलता है। और ये उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है कि सदन के अंदर वो ऐसे मुद्दों को उठा पाते हैं। लेकिन जब गतिरोध होता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान उनको इसलिए होता है क्योंकि उनको ज़रूरत है कि वो इस नई प्रक्रिया में, जब उनको उतना ज़्यादा अनुभव नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा वो सदन में अपनी बात रखे, उन्हें मौका मिले। इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि नए सांसद सिर्फ किसी एक दल के नहीं होते, सभी दलों से आते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 80-90 बार जिनको जनता ने नकारा वो चर्चा नहीं होने देते। इस विशेष आलोक में इस बात को समझने की जरूरत है कि जिनको जनता बार बार नकार रही है, और ये व्यवहार जनता बाहर देख रही है। देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा कि 80-90 बार जो नकारे जा चुके हैं, ऐसे लोग किस तरह का रवैया अपनाते हैं सदन के अंदर, ये देखने वाली बात होगी, जिनको जनता नकार चुकी है। और मुट्ठी भर कुछ ऐसे लोग हैं, सभी विपक्ष ऐसा नहीं है। विपक्ष के कई दल चाहते हैं, सांसद चाहते हैं कि सदन चले, अपनी जिम्मेदारी से वो अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं।
लेकिन अपने साथियों की बात भी विपक्ष का दल नहीं सुनता। इशारा निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ है कि उनका जो अड़ियल रवैया रहता है उसकी वजह से जो कई अन्य विपक्षी दल जो चाहते हैं कि सदन चले, अपनी जिम्मेदारी निभाए, वो उससे वंचित रह जाते हैं। तो विपक्ष अपने साथियों की बात सुने, ये भी एक तरह से मैं चाहूंगा एक और छोटा सा बहुत संक्षेप में जवाब आपसे चाहूंगा। टीएमसी प्रेजेंट नहीं रही, कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ खड़ी नहीं दिखी, विपक्ष ने जो मुद्दे उठाए उनके साथ नहीं दिखी। किस तरह का ये एक आपस में गतिरोध देख रहे हैं आप? देखिए, सदन के अंदर जब भी सत्र चलता है एक प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है टीएमसी और कांग्रेस के बीच। टीएमसी कई बार मुद्दों को उठाने में लीड लेना चाहती है, कांग्रेस द्वारा बुलाई गई बैठकों में नहीं जाती। उसका मतलब यही है कि वो एक संदेश देना चाहते हैं कि वो अपने तौर पर जो चुने हुए मुद्दे हैं, तय किए हुए मुद्दे हैं, उसको सदन में उठाना चाहते हैं। कांग्रेस के पीछे वो खड़े नहीं होना चाहते। पश्चिम बंगाल में भी एक संदेश देना चाहते हैं अपने मतदाताओं को, और साथ ही साथ देश में कि टीएमसी एक ताकतवर विपक्ष के तौर पर मुद्दे उठाती है सदन के अंदर, कांग्रेस की पिछलग्गू नहीं बनना चाहती। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ, तमाम बार देखने को मिला कि जब विपक्ष की बैठक बुलाई जाती है कांग्रेस के द्वारा तो टीएमसी उससे नाराज रहती है। हालांकि कुछ मुद्दों पर हमने देखा है कि टीएमसी कई बार कांग्रेस के साथ आती है, लेकिन अधिकांश बार वो टीएमसी। जी, आपने जो बात कही कि आपस की जो प्रतिस्पर्धा है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है टीएमसी और कांग्रेस के बीच में, और यही शायद सियासत का तकाजा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए शैलेंद्र मिश्रा। और मिड डे प्राइम में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा। मिड डे प्राइम में खबरें ब्रेक के बाद भी जारी रहेंगी। बढ़िया है, क्यों नहीं? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मसाले सच MDH। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC, हर पल आपके साथ। छोटे थे तो माँ प्यार से मूर्ख बुलाती थी, मूर्खानंद, और ये तो सच में मूर्ख समझते हैं। कस्टम डिपार्टमेंट वाले बन के कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके पार्सल से ड्रग्स पकड़ा गया। सब समझते हैं, पहले डराएंगे फिर कहेंगे पैसे ट्रांसफर करो। अब प्यार से चाहे जो बुला लो, पर मैं मूर्ख नहीं हूं, याद रहे। UPI सेफ है। यदि आपको भी कोई इस तरह डराना चाहे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अब खबर महाराष्ट्र से, जहां आज उम्मीद है कि महाराष्ट्र को अपना मुख्यमंत्री मिल जाएगा। इसके लिए महायुति की ओर से तैयारियां तेज हैं। सबसे बड़े दल के रूप में उभरी बीजेपी ने आज विधायक दल की बैठक बुलाई है। देवेंद्र फडणवीस ने भाजपा विधायक दल के नेता उनको चुने जाने की उम्मीद है। भाजपा ने इस बार विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा 132 सीटें जीते हैं। वहीं भाजपा के नेतृत्व में महायुति गठबंधन ने राज्य में 235 सीटों पर जीत दर्ज की है। महायुति के सहयोगी दल शिवसेना और एनसीपी ने एकनाथ शिंदे और अजित पवार को नेता चुना है। 14वीं महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर यानी कल समाप्त हो रहा है। तो एक तरफ जहां जीत का जश्न है, तैयारियां की जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी में सिर फुटअव्वल भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने चुनाव में खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया है, लेकिन पार्टी का कहना है कि अभी नाना पटोले का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है और वो पार्टी अध्यक्ष के तौर पर काम करते रहेंगे। माना जा रहा है कि आगे आने वाले कुछ दिनों में महाराष्ट्र कांग्रेस में कलह और तेज हो सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन की विस्तृत समीक्षा करने की बात कही है।
तो विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र विधानसभा में की बात अगर करें तो 101 सीटों पर लड़ी कांग्रेस को सिर्फ 16 सीटें मिल पाई, सिर्फ 16 सीटों पर उसको जीत मिली। वहीं महाविकास आघाड़ी को भी बड़ी हार का सामना करना पड़ा और वोट प्रतिशत में भी काफी गिरावट दर्ज की गई। और यही वजह है कि कांग्रेस में जो सिर्फ उटव्वल है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। और सिर्फ संकट में कांग्रेस या शरद पवार का जो एनसीपी का गुट है वही नहीं है, बल्कि एमएनएस राज ठाकरे की जो पार्टी है वो भी संकट में दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों के बाद राज ठाकरे सबसे ज्यादा टेंशन में है। दरअसल उनकी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस की मान्यता पर खतरा मंडरा रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या चुनाव आयोग पार्टी की मान्यता रद्द कर सकता है। राज ठाकरे ने आज अपने घर पर पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई है। असल में किसी भी राज्य में विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय पार्टी को कम से कम एक सीट या मतदान का 8% वोट मिलना जरूरी होता है। ऐसा न होने पर मान्यता जा सकती है। चुनाव परिणामों को देखें तो एमएनएस ने 125 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन एक भी सीट पर उसको जीत हासिल नहीं हुई। और यहां आपको एक हम ब्रेकिंग खबर दिखाएंगे, एक खबर से रूबरू कराने जा रहे हैं। एक ब्रेकिंग न्यूज हम आपको दिखाएंगे। भारत ने पर्थ टेस्ट मैच जीत लिया है। ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और क्रिकेट के लिहाज से बेहद बड़ी खबर है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है और सभी 10 विकेट भारतीय तेज गेंदबाजों के दबदबे के आगे ढेर हो गए हैं ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारत को 1-0 की बढ़त मिल गई है। बुमराह और सिराज की शानदार गेंदबाजी की बदौलत भारत ने ऑस्ट्रेलिया का जो पर्थ टेस्ट मैच था, पहला टेस्ट मैच, उसमें जीत दर्ज कर ली है भारत की ये। और भारत ने पर्थ में पहली बार 2008 में टेस्ट मैच जीता था। ये दूसरी जीत है दरअसल भारत की। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 295 रनों से हरा दिया है। तो एक बड़ी जीत हासिल हुई है भारत को। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारत को 1-0 की बढ़त मिली है। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की शानदार गेंदबाजी और उसकी शानदार गेंदबाजी की बदौलत जो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज थे वो ढेर हो गए दरअसल इनकी कहर बरपाती गेंदों के आगे। और भारत ने पर्थ में पहली बार 2008 में टेस्ट मैच जीता था और ये दूसरी बार है जब 2024 में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला जो टेस्ट मैच था पर्थ में, उसको भारत ने जीत लिया है। हमारे संवाददाता गौरव कुमार इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, कहते हैं कि टेस्ट विन इज द बेस्ट विन और इसकी शुरुआत इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारत ने, और वो भी जिस शानदार जीत के साथ की है, क्या कहेंगे आप, कैसे आकलन करेंगे इस जीत का? निखिल, इस जीत की जितनी तारीफ की जाए शायद बहुत कम होगी, क्योंकि जिस तरह से भारत की ये बड़ी जीत जो है 295 रन की जीत जो है वो आपने पर्थ के मैदान पर हासिल की है। उस पर्थ के मैदान पर जहां पे आपको इससे पहले साल 2008 में जीत मिली थी, यानी 2008 के बाद से आज 2024 आ गया है और अब जाकर के आपने इस मैदान पर जाकर के एक अपनी दूसरी जो है वो जीत दर्ज की है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पर्थ के मैदान पर टीम इंडिया का क्या रिकॉर्ड था और यहां पर जीत हासिल करना कितना मुश्किल था। लेकिन इस सब से उलट सबसे बड़ी बात यह है कि कहना चाहिए कि जिन परिस्थितियों के बीच में ये जीत आई है, एक टीम जो कि 150 रन पर अपनी पहली पारी में सिमट जाती है, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज जो हैं वो पूरी तरह से हावी नजर आते हैं, वही टीम अपनी दूसरी पारी में एक 487 रन का बड़ा स्कोर जो है वो खड़ा करती है। टीम के पास युवा बल्लेबाज थे और कहना चाहिए वो युवा चेहरे थे जिनको आईपीएल का तो अनुभव था लेकिन टेस्ट क्रिकेट का उतना ज्यादा अनुभव नहीं था, क्योंकि टेस्ट जो है वो एक टेम्परामेंट का गेम कहा जाता है। और उन सब परिस्थितियों के बीच में ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर पर 295 रन से हराना, ये अपने आप में दिखाता है कि ये जो युवा जोश है वो केवल आईपीएल में ही अपने आप को T20 के फॉर्मेट में ही केवल उसने नहीं ढाला हुआ है, बल्कि जब जरूरत पड़ती है और जहां पर अपने को सामने रखना होता है, जहां अपनी काबिलियत को सामने रखना होता है, तो उस टेस्ट मुकाबले में भी टीम इंडिया के ये जांबाज जो है उन्होंने अपने आप को सामने रखा। और इसमें कहीं ना कहीं तारीफ करनी होगी जसप्रीत बुमराह की, जिस तरह से उन्होंने कैप्टनसी की और जिस तरह से उन्होंने अपनी गेंदबाजी से टीम को फ्रंट सीट पर लाने में अहम भूमिका निभाई। क्योंकि पहली पारी में टीम इंडिया 150 रन पर सिमटी थी, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को 104 रन पर समेटना और 46 रन की बढ़त हासिल करना, ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है। और ये जो है
जो पहला दिन था इसने काफ़ी हद तक ये सिनारियो जो है वो साफ कर दिया था कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो इस मुकाबले में कहीं ना कहीं अब बैकफुट पर रहने वाली है और उसको बहुत बड़ी ताकत जो है वो टीम इंडिया के गेंदबाजों ने दी, खासतौर से जसप्रीत बुमराह का जैसे मैंने जिक्र किया। इसके अलावा मोहम्मद सिराज की बात करें, हर्षित राणा की बात करें, हर्षित राणा का योगदान इसलिए बढ़ा रहा क्योंकि उनका ये कहना चाहिए कि डेब्यू टेस्ट मुकाबला था, पर्थ के मैदान पर वो अपना डेब्यू टेस्ट खेल रहे थे और पहला कहना चाहिए कि उन्होंने पहली इनिंग में 3 विकेट निकाले जो कि अहम विकेट निकाले। तो ये दिखाता है कि किस तरह से गेंदबाजों ने सपोर्ट किया और उसके बाद जो गेंदबाजों की जो फाइट देखने को मिली उसका असर रहा कहीं ना कहीं कि टीम इंडिया ने जब अपनी जब दूसरी पारी आई तो वहां पर एक शानदार खेल देखने को मिला। जिस तरह से यशस्वी जायसवाल ने 161 रन की पारी खेली, फिर विराट कोहली का जो कि कहना चाहिए 30वां टेस्ट शतक जो है वो निकल करके सामने आया, जबकि पर्थ के मैदान पर उनका दूसरा शतक रहा। तो ये एक दिखाता है कि एक टीम यूनिटी दिखाता है कि किस तरह से कि अगर पहली पारी में एक बल्लेबाज जो है वो फ्लॉप हो गए हैं तो उनको किस तरह से सपोर्ट उनके गेंदबाजों ने किया और फिर यही अच्छा बार बार गौरव गेंदबाजी की बात कर रहे हैं, आपको याद होगा ये दूसरी बार आपने कहा कि 2008 में जीता था, ये रिकॉर्ड बताते हैं। अब 16 सालों के बाद ये टेस्ट जीते हैं। पर्थ का जो मैदान था उछलती हुई गेंदें आया करती थी और ऑस्ट्रेलिया के जो गेंदबाज हैं वो हमेशा भारतीयों पर हावी रहा करते थे। अब ये स्थिति जिस तरह से पलटी है, जाहिर तौर पर जो गेंदबाजी है आज जो कहर बरपा रहे थे वो सिराज और बुमराह, तो ये जो परिवर्तन आया है गेंदबाजी में, निश्चित तौर पर बल्लेबाजी तो वो शानदार रही है, लेकिन जो ये 360 डिग्री टर्न आया है, कभी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के आगे बल्लेबाज कांपा करते थे और भारतीय गेंदबाजों के सामने गेंदबाज कांप रहे और बल्लेबाज कांप रहे और वो भी तेज गेंदबाजी। जाहिर तौर पर निखिल, जिस तरह से क्योंकि अब क्रिकेट का जो स्वरूप है वो अगर देश में देखा जाए तो काफ़ी हद तक चेंज आया है। इस चेंज को चाहे तो आप रणजी में जिस तरह से मुकाबले जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अब प्रतिस्पर्धात्मक होने लगे हैं। इसके अलावा अगर आईपीएल की बात करें तो आईपीएल में भी आप लगातार क्रिकेट जो है वो खेलते हैं। आप टेस्ट मैचेस की अगर वो बात करें तो जिस तरह से एक जो टैलेंट हंट है वो कहीं ना कहीं जो है वो उसको देखने को मिला है कि अब हर एक जगह से, केवल एक सीमित जगहों से ही जो खिलाड़ी हैं वो टीम इंडिया में शामिल नहीं हो रहे, बल्कि हर छोटे राज्य से या हर छोटी जगहों से भी खिलाड़ियों को जो है वो टैलेंट हंट किया जा रहा है, उनके अंदर काबिलियत देखी जा रही है और उनका जो एक कहना चाहिए जो क्रीमी लेयर है उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर पॉइंट आउट किया जा रहा है। तो उसका एक बेहतरीन नतीजा जो है वो यहाँ पर देखने को मिला है। और जहाँ तक आपने पर्थ की पिच की बात की, वैसे पर्थ की पिच का कहा जाए तो तेज और उछाल भरी पिच है, लेकिन इस पिच का ही एक रिकॉर्ड ये भी है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो विकेट लेने का मामला जो रहे हैं विकेट टेकर वो नेथन लियोन रहे, जो कि एक स्पिन गेंदबाज हैं, जो कि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की टीम में भी थे। लेकिन आज की अगर बात करें तो सिराज और बुमराह ने तो अर्ली विकेट्स लेकर के ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर डाला ही, लेकिन एक समय जब ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो आज का ऐसा लग रहा था कि शायद आज का दिन निकाल लेगा, शायद कहीं ना कहीं अपने आप को दिन निकालने में वो कहीं ना कहीं कामयाब होगा। उस सब के बीच में वॉशिंगटन सुंदर जो हैं उनकी भी तारीफ करनी होगी कि उन्होंने जिस तरह से स्पिन के गेंदबाजी के जाल में आकर के इंडिया को ब्रेक थ्रूज दिलाए, जो कि बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि अगर तेजी से रन सामने वाला अगर बनाता रहे और विकेट बहुत लंबे समय तक ना मिले तो कहीं ना कहीं जो प्रेशर होता है वो बाउंस बैक आपके ऊपर बिल्कुल क्रूशियल होता है। और अगर कहा जाए तो हर जो इसका एक सेगमेंट है, चाहे वो बॉलिंग की बात करें, बैटिंग की बात करें, फील्डिंग की बात करें, स्पिनर्स, तेज गेंदबाज, मिडिल ऑर्डर ओपनर, सभी ने लगातार इसमें शानदार प्रदर्शन किया और इसीलिए ये जीत बहुत बड़ी है, ये ऐतिहासिक है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए गौरव। और सबसे खास बात है कि यहां से जो जीत का एक ट्रेंड सेट हुआ है वो आगे जाएगा। ये पहला टेस्ट मैच था, 4 टेस्ट मैच और भी खेले जाने हैं, तो निश्चित तौर पर जो उत्साह है वो बना रहेगा भारतीय टीम का और वो एक विनिंग ट्रैक की तरफ बढ़ी है। और फिलहाल हम एक बार फिर से महाराष्ट्र की सियासत की बात करते हैं। महाराष्ट्र की सियासत में हमने बताया कि किस तरह से वहां पर आज महायुति में नया नेता चुने जाने की कवायद हो रही है, सरकार गठन की कवायद हो रही है। वहीं कांग्रेस में जो सूर्य फुटबॉल है वो सामने देखने में आई है, नाना पटोले ने इस्तीफा दे दिया है। और फिर हमने एक खबर और बताई कि एमएनएस के ऊपर भी अब उनकी मान्यता पार्टी की रद्द ना हो जाए, इसका भी खतरा मंडराने लगा है। हमारे साथ मुंबई से श्यामा मिश्रा इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए और कुमार आलोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं नई दिल्ली से इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए। कुमार आलोक, सबसे पहले आपके पास आए, इससे पहले कि श्यामा हमको मुंबई की जो गतिविधियां हैं वो बताएं, उससे पहले आप हमें दिल्ली में जो कुछ चला, नाना पटोले का इस्तीफा, हार को अभी शायद 24-48 घंटे से ज्यादा बीते नहीं कि यहां पर जो कोहराम है कांग्रेस के अंदर वो मच गया, कैसे देखते हैं इसको?
देखिए, कांग्रेस की अगर बात कर लें तो महाविकास आघाड़ी में इलेक्शंस के रिजल्ट के आने के पहले श्यामा माफ कीजिएगा, श्यामा माफ कीजिएगा, ये सवाल आलोक के लिए है। उनको समर्थन दिया कि हम मस्जिदों को पैसा, टेस्ट मैच चल रहा था और उसमें भारत ने ऐतिहासिक जीत वहाँ पर दर्ज की है। तो अगर हम महाराष्ट्र की कांग्रेस की हम बात करें तो पहला विकेट गिरा है नाना पटोले का। हालांकि जो लोकल जो कमेटी होती है महाराष्ट्र की, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, वो अभी भी इनकार कर रही है कि ऐसा कुछ नहीं किया नाना पटोले ने। लेकिन नाना पटोले अभी दिल्ली में है और मेरी जहाँ तक बात हुई है कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों से, तो नाना पटोले की मुलाकात अभी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से नहीं हुई है और उनकी मुलाकात केसी वेणुगोपालन से हुई है। तो एक तरह से आप देखें कि किस तरीके से कांग्रेस के अंदर एक वहाँ पे एक कलह मचा हुआ है। और आप अगर देखें कि चुनाव परिणाम के 2 दिन पहले नाना पटोले ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि महाविकास आघाड़ी का नेतृत्व कांग्रेस करेगी और कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनेगी। लेकिन आपने देखा कि परिणाम किस तरीके का रहा। भारतीय जनता पार्टी नीति गठबंधन जो था एनडीए, उन्होंने शानदार जीत दर्ज की। आप देखें बाला साहब थोराट जो बहुत बड़े कांग्रेस के नेता है और इसके पहले नाना पटोले के पहले वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे, वो चुनाव हार गए। यानी 1985 से वो चुनाव हारे ही नहीं थे। उसी तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान चुनाव हारे। तो एक तरह से कांग्रेस के अंदर भगदड़ मची हुई है और नाना पटोले जिनके नेतृत्व में लोकसभा में पिछले 2024 के लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया था, वही नाना पटोले इस बार यहाँ पर विधानसभा चुनाव में बहुत ही करारी हार के बाद उन्होंने इस्तीफा देने की पेशकश की है। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी भी कांग्रेस के कोई अधिकारी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आधिकारिक पुष्टि भी हो जाएगी शायद आने वाले समय पर। आप नजर बनाए हुए हैं श्यामा, क्या कुछ चल रहा है मुंबई में, ये तो आप जानकारी हमें दे ही, और साथ ही साथ बताएं, क्योंकि सबकी निगाहें अब लगी हुई हैं कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, उप मुख्यमंत्री कौन होगा, सरकार गठन की कवायद किस तरह से आगे चल रही है। देखिए निखिल, जहां एनसीपी अपना विधायक दल का नेता चुन चुकी है अजीत पवार को, वहीं एकनाथ शिंदे को चुना गया है विधायक दल का नेता शिवसेना की ओर से। ये दोनों ही पार्टियां कल अपना ये विधायक दल का नेता कल चुन चुकी हैं। कल मीटिंग्स हुई हैं इनके और वहां हो गए। अब बची है बीजेपी की ओर से आज बताया जा रहा था कि विधायक दल का नेता इसकी जो मीटिंग है वो आज होगी, लेकिन इसके जो अधिकृत इंफॉर्मेशन कहते हैं वो अभी तक नहीं आई हुई है। हालांकि एक मीटिंग आज यहाँ पर जो चंद्रशेखर बावनकुले हैं स्टेट बीजेपी चीफ, उनके अध्यक्षता के नीचे हो रही थी और वहीं पर से बयान आ रहा है राव साहब दानवे के जो बीजेपी के आला नेता हैं और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, उनकी तरफ से ये बयान आया है कि बीजेपी के लिए या उनके कार्यकर्ताओं के लिए ये एक एक्सपेक्ट करना या मान के चलना कि मुख्यमंत्री होगा वो बीजेपी की तरफ से होगा, ये कोई गलत बात नहीं है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आंकड़े हैं वो बीजेपी की ओर से आए हुए हैं, सबसे ज़्यादा नंबर बीजेपी ने अपने रजिस्टर किए हुए हैं, तो इसमें कोई गलती नहीं है। अलग बात है जो इसकी चर्चा है अभी वो फिलहाल होना बाकी है। हम मीटिंग्स की बात कर रहे हैं तो अब ये मीटिंग जो है, जो मुख्य मीटिंग है जहां पर तीनों ही दल के नेता साथ में आके बैठेंगे और चर्चा करेंगे, उसका इंतजार है सभी को। अजीत पवार की तरफ से भी बयान आया है, जिस तरीके से हम सभी बात कर रहे थे कि 26 तारीख जो होगी वो कार्यकाल ख़त्म हो रहा है इस पर्टिकुलर सेशन का, लेकिन अब ये अजीत पवार की तरफ से बयान आया है कि ज़रूरी नहीं है कि 26 तारीख को ही या उसके पहले ही ओथ सेरेमनी करनी होगी, शपथ विधि करनी होगी, उसके बाद भी किया जा सकता है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द से जल्द इसका दरअसल ये बात आपसे समझना चाहते हैं कि ये 26 तारीख का जी श्यामा, मैं चाहूंगा बहुत संक्षेप में बताएं, ये 26 तारीख का क्या कोई डेडलाइन है या फिर ये जस्ट मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ है, क्या कुछ संवैधानिक तौर पर किया जा सकता है? देखिए, अब तो जब अजीत पवार ने ये बयान दे ही दिया है तो अब तो लग रहा है कि इतना ये एक तरीके से डेडलाइन नहीं माना जा सकता है इसको कि 26 तारीख को ही ओथ सेरेमनी करना है या गवर्नमेंट फॉर्मेशन करना है। ये हो सकता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो आज शाम तक साफ हो जाए, ये जो स्टैंप लगना है वो आज लग जाए, लेकिन शपथ विधि के डिटेल्स जो आएंगे वो हो सकता है कि थोड़ा से और विलंबित हो। माना जा रहा है कि ये 26, 27, 28 तारीख तक में ये होना संभावित है, लेकिन सभी की बात है कि जिस तरीके से जो ये क्वेश्चन है, जो ये सवाल हम सबके सामने है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसके ऊपर में सभी की निगाहें इस पर ही लगी हुई है कि महाराष्ट्र में अगला ये भी चल रही है। एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगी
जी, यहाँ पर और भी चर्चा ये चल रही है कि अब नए फॉर्मूला बन रहे हैं 2-2-1 या 2.5 साल के, तो अब ये भी देखना होगा कि ये नई चर्चाओं में कितना ज्यादा सच है। ठीक है, उम्मीद करते हैं शाम तक इन सारी चर्चाओं पर विराम लग जाएगा। बहुत शुक्रिया कुमार आलोक आपका, और हमारे साथ श्यामा आप जुड़ी, आपका भी। और महाराष्ट्र के बाद झारखंड की बात करें तो यहां फिर एक बार हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री होंगे। झारखंड में 28 नवंबर को हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कल इंडिया ब्लॉक के विधायकों की बैठक में हेमंत सोरेन को नेता चुना गया। इसके बाद हेमंत सोरेन ने राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया और राज्यपाल को अपने गठबंधन सहयोगियों के समर्थन का पत्र भी सौंपा। राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। वहीं भाजपा ने हेमंत सोरेन से अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए घुसपैठियों को बाहर निकालने का अनुरोध किया है। तो सरकार गठन की तैयारियां हो चुकी हैं। रांची में 28 नवंबर को सरकार का गठन होगा, शपथ ली जाएगी, शपथ ग्रहण समारोह होगा। हेमंत सोरेन चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और एक शानदार जीत झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई में इंडिया ब्लॉक ने दर्ज की है। और निश्चित तौर पर ये देखना होगा कि सरकार किस तरह से आगे बढ़ती है और जिस मजबूती के साथ हेमंत सोरेन इस बार उभरे हैं, तो किस तरह से गठबंधन के जो अपने सहयोगी हैं, चाहे वो कांग्रेस है और चाहे आरजेडी है या फिर माले हैं, उनको किस तरह से लेकर के आगे चल रही है, ये देखने की बात होगी। इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए रांची से हमारे संवाददाता राजेश राज जुड़ चुके हैं। राजेश, अब शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज हो गई हैं, निगाहें मंत्री पद पर हैं, क्या जानकारी आप रांची से देंगे? देखिए, जो मंत्री पद का जहां तक सवाल है निखिल, तो कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि 4 विधायकों पर 1 मंत्री दिए जाने का फॉर्मूला जो है वो सेट किया गया है। ऐसे में अगर 4 विधायक आरजेडी के पास हैं तो उनके 1 मंत्री, 16 विधायकों वाली कांग्रेस जो है उनके पास 4 मंत्री, और उसके अलावा जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हैं उनको एकोमोडेट किया जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी दुविधा की स्थिति है वो ये कि हेमंत सोरेन चाहते हैं कि कम से कम 24 जिले हैं और 24 जिले में जो तमाम प्रमंडल हैं उन प्रमंडलों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। अब अगर आप देखिए कि अगर सुरेश पासवान आरजेडी विधायक दल के नेता बने हैं तो वो देवघर का प्रतिनिधित्व करते हैं। हर हाल में आरजेडी चाहेगी कि सुरेश पासवान को मंत्री बनाए। गोड्डा के बगल में पोरैया हाट है, वहां से प्रदीप यादव कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, 5 बार विधायक रहे हैं, उनको मंत्री पद देने की बात हो सकती है कांग्रेस की तरफ से। दीपिका पांडे सिंह महगामा जो गोड्डा के ठीक बगल में है, उनको मंत्री बनाने की बात होगी। मधुपुर से हफीजुल जो हसन है वो वर्तमान में मंत्री अभी हैं, जो निवर्तमान सरकार है हेमंत सोरेन की उसमें वो मंत्री हैं। तो आप अगर देखें तो संथाल परगना के इलाके में कई ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी या तो मंत्री हैं या फिर मंत्री की रेस में हैं। ऐसे में सिर्फ संथाल परगना से 4-5 मंत्री बनाना थोड़ा कठिन हो सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कोल्हान के इलाकों में प्रतिनिधित्व देना, उत्तरी और दक्षिणी छोटा नागपुर को प्रतिनिधित्व देना, तमाम इलाकों को सामंजस्य बिठा करके साथ लेकर चलना, ये थोड़ी कठिनाई जरूर पैदा कर सकता है। और रही बात माले की, तो हम जानते हैं कि माले के लोग जो हैं सरकार के अंदर नहीं जाते हैं, वो बाहर से समर्थन करते हैं, जैसा बिहार में भी हमने देखा है। तो कहीं ना कहीं जो 3 दिनों की कवायद है वो शपथ ग्रहण में तमाम जो बड़े चेहरे हैं इंडी गठबंधन को की उनको शक्ति प्रदर्शन के बहाने मोराबादी मैदान में बुलाना और तमाम मंत्रालयों, तमाम विभागों पर माथापच्ची करना, यह 3 दिनों का जो काम है हेमंत सोरेन का, यही चलने वाला है। राजेश, आपने सटीक विश्लेषण किया, आपने सटीक विश्लेषण किया। मैं चाहता हूं बहुत संक्षेप में एक और सवाल का जवाब दे। कल्पना सोरेन, उनको भी कोई पद मिल सकता है? देखिए, बात जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के भीतर से ये सवाल खड़े हो रहे हैं, ये बात आ रही है सामने कि चूंकि स्टार कैंपेनर रही और जब गांडे से सर्टिफिकेट लेकर आई तो एयरपोर्ट पर स्वयं हेमंत सोरेन उनको रिसीव करने गए और उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया कि स्टार कैंपेनर को हम का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं, हेलीकॉप्टर से वो आई थी। तो ऐसे में लोग उम्मीद जता रहे हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि वो मुख्यमंत्री की पत्नी है और पार्टी के बहुत सारे काम जो है उसको वो बखूबी निपटा सकती हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि उन्हें मंत्री पद की जिम्मेदारी न दी जाए और
पार्टी को संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, इसको लेकर कल्पना सोरेन को उस काम में भी लगाया जा सकता है। 28 तारीख को बहुत सारी बातें पता चल सकेंगी राजेश, वो बनेंगे, उनके हाथ में सब कुछ है। ठीक है राजेश, हमारे पास वक्त बहुत कम है, आप और ज्यादा अपडेट्स लेते रहें, हम और दूसरी बुलेटिन में आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और बात उत्तर प्रदेश के संभल की, जहां जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के बाद अब स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। संभल की एसडीएम वंदना मिश्रा ने आज सुबह मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। बवाल के बाद कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई हैं। संभल में 1 दिसंबर तक बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर भी रोक लगाई गई है। आदेश के मुताबिक जिले में बाहरी व्यक्ति, सामाजिक संगठन और जनप्रतिनिधि के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने अति संवेदनशील स्थिति को देखते हुए ये कदम उठाया है। जानकारी के मुताबिक हिंसा और पथराव के बाद हिरासत में लिए गए लोगों के घरों से हथियार बरामद हुए हैं। उपद्रवियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। हिंसा में 4 युवकों की मौत हो गई है और पत्थरबाजी की घटना में 20 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। जिले में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और साथ ही साथ सभी स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं इंटरमीडिएट तक। दो महिलाओं सहित 21 लोग हिरासत में लिए गए हैं। सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों की पहचान की जा रही है। संभल के पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बवाल करने वाले लोगों की पहचान की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। 2 महिलाओं सहित 21 लोगों को हिरासत में लिया गया है। स्थितियाँ पूर्ण रूप से सामान्य हैं और कोई समस्या नहीं है। रात को 2:30 बजे भी हमारे द्वारा गश्त की गई थी। पूरी टीम ऑन ग्राउंड है, तो किसी प्रकार की कोई समस्या अभी नहीं है। जो डीआईओ हैं उनके माध्यम से कुछ फुटेज भी जारी किए गए, जो यहाँ के जो मानिंद लोग थे उनके माध्यम से दिए गए। कुछ ड्रोन की फोटोग्राफी है और कुछ कैमरा की फोटोग्राफी जो हमारे द्वारा ली गई थी वो भी जारी किए गए थे। उसमें आप स्पष्ट देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में हैं जो बलवाई हैं, दंगाई हैं। उन सभी को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और 100% लोगों को जेल भेजा जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। दीपक राठी नाम के हमारे सब इंस्पेक्टर हैं जो भी कल घायल भी हुए थे। उनके द्वारा जो यहाँ के एकता चौकी प्रभारी भी हैं, 800 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया है उन्हें। जियाउर रहमान बर्क और सोहेल इकबाल नामक ये 2 नामजद अभियुक्त हैं जिनको उन्होंने अभियुक्त बनाया है। उनके द्वारा बताया गया है कि भीड़ को इन लोगों ने भड़का के बलवे का रूप दिया। यह उल्लेखनीय है कि जियाउर रहमान बर्क को 168 BNSS का नोटिस जनपद संभल की थाना कोतवाली पुलिस द्वारा भी पूर्व में दिया गया था। उनके द्वारा पूर्व में भी भड़काऊ भाषण दिए गए थे। उस भड़काऊ भाषण के दौरान उनको बताया गया था कि आप इस तरीके के भाषण ना दें, इनसे बाज आएं। और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने संभल में हुई घटना पर दुख जताया है। उन्होंने इस घटना की निष्पक्ष जांच कराने का भरोसा दिलाया है। ये न्यायपालिका के आधार पर वहां पर सर्वे चल रहा था। जो भी घटना हुई है वो दुखद है और पूरी घटना की जांच होगी और निष्पक्ष कार्रवाई होगी। और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने संभल की घटना पर एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारा संवाददाता नीरज सिंह से। और नीरज सिंह की ये रिपोर्ट हम आपको थोड़ी देर बाद दिखाएंगे। इससे पहले हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन डे पर ले चलेंगे। लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे। जगदम्बिका पाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल केंद्रीय मंत्री, माफ कीजिएगा। आप सभी का भी स्वागत करता हूं। संस्कृत कार्य मंत्रालय के सचिव श्री उमंग नरूला जी, संस्कृति मंत्रालय संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव अरुण नरूला जी, संस्कृति मंत्रालय के सचिव श्री अरुणीश चावला जी और संस्कृति मंत्रालय की संयुक्त सचिव श्रीमती उमा नंदूरी जी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रारूप इस प्रकार होगा। सर्वप्रथम संस्कृति मंत्रालय के सचिव श्री अरुणीश चावला भारतीय संविधान को अंगीकृत किए जाने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक पीपीटी प्रस्तुत करेंगे। इसके पश्चात माननीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी अपना संबोधन देंगे। माननीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के मंत्री श्री किरण रिजिजू जी भी आपको संबोधित करेंगे
और तत्पश्चात माननीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी अपना संबोधन देंगे। इसके बाद प्रश्नोत्तर का सेशन होगा। अब मैं संस्कृति सचिव श्री अरुणीश चावला जी से निवेदन करता हूं कि वे पीपीटी प्रस्तुत करें। Honorable ministers and our friends from the media. As my colleague just mentioned, Government of India has decided to commemorate the 75 years of the adoption of the Constitution of India in a big way. Next. As you know, this year marks the 75th anniversary of the adoption of our Constitution, and Government of India is commemorating this occasion with a year-long celebration across the country starting on 26 November 2024. Next. The focus of this initiative is to highlight the foresight of the makers of our Constitution and the tremendous effort that has gone into making what we today know as the Constitution of India. Next. The celebration and the commemoration of the 75th year will give an opportunity for the citizens to appreciate the calligraphed version of the Constitution. Normally, we get to see the books that are sold on the shops, and that is what we get to read in schools. The website will display the calligraphed version, which is the original version of the Constitution. तो 26 नवंबर को संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ जो वर्ष है वो मनाए जाने की शुरुआत होगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हम दोबारा वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएं कि केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने संभल की घटना पर एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता नीरज सिंह से। ये खबर हम आपको दिखाते हैं। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल जी इस समय हमारे साथ हैं। बघेल साहब, संभल में जो घटना हुई है किसका दोष है, क्योंकि कई सारे जो लोग हैं उनकी मृत्यु भी हो गई इस घटना में। माननीय अदालत के आदेश के अनुपालन में सर्वे टीम सर्वे करने गई थी। लोगों का, जिन लोग कहते थे कि संविधान को खतरा है, उन्हीं लोगों ने संविधान के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए और सर्वे टीम पर हमला किया। तब आत्मरक्षा में पुलिस को गोली में भरनी पड़ी और ये कानून व्यवस्था की स्थिति वहां पर पैदा कर दी। ये क्या प्री प्लानिंग था? क्योंकि आप देखें कि पथराव हुआ, भीड़ भी इकट्ठा थी और पुलिस के द्वारा ये भी कहा जा रहा था कि कुछ लोग उन्हें भड़काने की भी कोशिश कर रहे थे। एबेट तो दुष्प्रेरित तो करते हैं भीड़ को हिंसक भीड़ में कई लोग बदल देते हैं, सांप्रदायिक बातें करके, धार्मिक बातें करके, प्रवोक करके उनको। तो ये अच्छी बात नहीं है। सर्वे अदालत के आदेश के अनुपालन में हो रही, माननीय अदालत के आदेशों का अनुपालन करना हम सबका कर्तव्य है। और अगर किसी को जिला एवं सत्र न्यायालय से दिक्कत है, दोनों पक्षी बात में करता हूँ, तो वो माननीय हाईकोर्ट जा सकते हैं। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अंततः हमको मानना ही पड़ेगा। लेकिन अब आखिर क्या समाधान आप देख रहे हैं? जितनी हिंसा भड़की हुई है, तनाव है पूरे इलाके में, लोगों से यही अपील करना चाहूंगा कि बहकावे में ना आए और दुष्प्रेरित कर रहे हैं उनके चक्कर में ना आए, अपना ख्याल रखें, कानून व्यवस्था का पालन करें। सर्वे टीम जो सर्वे करना चाहती है वो अदालत के आदेश पे कर रही है, उनको करने दें और उसके बाद जिसको जो ऑब्जेक्शन है ऊपर जाकर के वो याचिकाएं भी कर सकते हैं और कोर्ट में भी जा सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, जो बता रहे थे कि वहां पर सर्वे न्यायालय के आदेश से हो रहा है और इसके साथ साथ ही इलाके में शांति बनी रहनी चाहिए और जो भी इस घटना के पीछे दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नीरज सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो संभल की घटना को लेकर लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं और संभल में भड़की हिंसा को लेकर सांसद जगदम्बिका पाल ने घटना को अंजाम देने वालों पर कार्रवाई करने और जांच करने की बात कही। संवाददाता नीरज सिंह ने उनसे खास बातचीत की।
हमारे साथ हैं सर, संभल में जो घटना हुई है कैसे देखते हैं आप? दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसके जिम्मेदार कौन है उनको चिन्हित किया जाना चाहिए, क्योंकि जो भी कार्रवाई संभल में हो रही थी वो सम्मानित न्यायालय के आदेश पे अगर उसकी अनुपालना हो रहा था, तो न्यायालय का आदेश अगर प्रशासन नहीं करेगा, सरकार नहीं करेगी, तो कैसे? और उस न्यायालय के आदेश पे अगर सर्वे टीम गई तो उस प्रशासन और पुलिस पे वहाँ भीड़ जमा होकर के पथराव करे, तो निश्चित तौर से ऐसे लोग चिन्हित करके कार्रवाई। पहले से क्या प्री प्लानिंग थी, क्योंकि भीड़ भी थी, पथराव भी? ये मैटर इंक्वायरी का है, सरकार बिल्कुल इसकी इंक्वायरी करेगी, लेकिन कहीं न कहीं जो भीड़ जमा होकर के न्यायालय के निर्णय के आदेश में जो प्रशासन कार्रवाई कर रहा था उसको बाधित करना, हंगामा करना, ये दुर्भाग्य। संभल की जो घटना है दुर्भाग्यपूर्ण है। जो भी इसके पीछे दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और इसके साथ साथ ही संसद का जो सत्र है वो सुचारू रूप से चलना चाहिए। संसद डिबेट के लिए है और तमाम मुद्दों को संसद सदस्य यहाँ पर उठाएं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार ना करें। नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और देश में किस तरह सहकारिता को बढ़ावा दिया गया है, इसकी बानगी अब पूरा विश्व देख सकेगा। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन ICA के 130 वर्ष के लंबे इतिहास में यह पहली बार होगा जब भारत आज से 30 नवंबर तक अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन महासभा और वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम के अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन के वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 का उद्घाटन करेंगे और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का शुभारंभ भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में भारत ने विकास के कई प्रतिमान गढ़े हैं। विश्व में तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था हो या इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और विस्तार, किसानों के कल्याण की बात हो या फिर कारगर विदेश नीति, देश को विकसित बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस कड़ी में अब एक और उपलब्धि जुड़ने जा रही है। जी हां, भारत 25 से 30 नवंबर 2024 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन यानी ICA महासभा और वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 की मेजबानी करने जा रहा है। वैश्विक सहकारी आंदोलन के लिए प्रमुख निकाय अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन के 130 साल के लंबे इतिहास में ये पहली बार है कि वैश्विक सहकारी सम्मेलन और आमसभा का आयोजन भारत में हो रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का शुभारंभ करेंगे। सम्मेलन में भूटान के प्रधानमंत्री, फिजी के उप प्रधानमंत्री, मंगोलिया के उप प्रधानमंत्री, ICA के अध्यक्ष और संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ ही अन्य गणमान्य लोग उपस्थित होंगे। इस दौरान लगभग 100 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 1000 से अधिक विदेशी अतिथि भी शामिल होंगे। सम्मेलन की थीम सहकारिता से सभी की समृद्धि का निर्माण रखा गया है। साथ ही इस दौरान कुछ खास मुद्दों पर भी मंथन किया जाएगा, जिनमें सक्षम नीति और उद्यमशील पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण, उद्देश्यपूर्ण नेतृत्व को सशक्त बनाते हुए सभी के लिए समृद्धि का सृजन, सहकारी पहचान की पुष्टि और भविष्य को ध्यान में रखते हुए सभी के लिए समृद्धि को साकार करना आदि जैसे विषय होंगे। देश में अलग सहकारिता मंत्रालय के गठन से 54 बड़ी सहकारिता पहलों के शुरू होने से GDP में भी सहकारी हिस्सेदारी बढ़ी है। चाहे वह पैक्स का कंप्यूटरीकरण हो या जहां सहकारी समितियां नहीं थी, उन क्षेत्रों में बहुराज्य सहकारी समितियों का गठन, इन सभी कदमों ने भारत को वैश्विक पटल पर अग्रणी रखा है और भारत सबसे तेजी से बढ़ते सहकारी क्षेत्रों में से एक बन गया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारतीय गांव की थीम पर स्थापित हाट में भारतीय सहकारी समितियों के उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित करने के लिए भी किया जाएगा। ICA ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में रोडशेल पायनियर्स अवार्ड्स भी दिए जाएंगे। साथ ही कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। यह आयोजन भारत के सहकारी क्षेत्र को न सिर्फ गति देने का काम करेगा, बल्कि कॉपरेटिव इकोसिस्टम को कार से समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। और नई दिल्ली में कपड़ा मंत्रालय और हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा GI और विवॉन्ड 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में भारत के GI टैग प्राप्त हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके साथ ही कार्यक्रम में 30 विदेशी खरीदार, 80 निर्यातक और बहुराष्ट्रीय कंपनियों सहित कई प्रमुख हितधारकों ने भाग लिया है।
केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कार्यक्रम का उद्घाटन कर जीआई टैगिंग के महत्व पर प्रकाश डाला और 10 नए जीआई प्रमाण पत्र सौंपे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जीआई टैग भारत की विरासत है। भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना और विदेशी बाजारों में उनका प्रचार प्रसार करना हमारी प्राथमिकता है। आज पूरी दुनिया सस्टेनेबिलिटी की ओर जा रही है, पूरी दुनिया ट्रेसेबिलिटी की ओर जा रही है और जीआई टैगिंग इसका एक बहुत बड़ा टूल बन सकता है और टूल बन करके भारत के इकोनॉमी में भी एक योगदान दे सकता है। लेकिन उसके लिए हम सबको मिलकर के काम करने की जरूरत है। हम जब विकास करते हैं तो विकास के साथ विरासत को अगर हमने विकास से नहीं जोड़ा, ये जीआई टैग हमारी विरासत है, हमारी विरासत है। और राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर एक बार फिर निशाना साधा है। स्वाति मालीवाल ने दिल्ली सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। मालीवाल ने आज दिल्ली के बुराड़ी इलाके का जायजा लिया। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके आतिशी ने बुराड़ी इलाके को नर्क से भी बुरा बताया। यानी ये स्वाति मालीवाल ने दरअसल एक्स पर पोस्ट किया और उसको नर्क से भी बुरा बताया और कहा कि इलाके में सड़कों का बुरा हाल है, गलियों में बदबूदार पानी भरा हुआ है, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं, लोगों की जिंदगी बेहद मुश्किल हो रखी है। स्वाति ने बुराड़ी आने को लेकर अरविंद केजरीवाल और आतिशी से सवाल पूछा है। साथ ही ये भी पूछा है कि दिल्ली का ये हाल कब तक ठीक होगा। तो मिड डे प्राइम के इस अंक में बस इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार। मिड डे प्राइम के प्रायोजक थे बढ़िया है, शुद्ध है, MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी,